क्या गौतम अडानी देश छोड़कर भाग जाएंगे? क्या गौतम अडानी के परिवार के पासपोर्ट जब्त होने चाहिए? क्या एसबीआई और एलआईसी डूब जाएगा? और क्या इस देश की हालत पाकिस्तान जैसी हो जाएगी? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इस देश के तमाम नेता सवाल उठा रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी अडानी को लेकर बड़ा सवाल उठाया और कहा है कि 1 तारीख से जो बजट सेशन हो रहा है उसमें सरकार को जवाब देना चाहिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप सबको पता है, आप कल्पना कर सकते हैं, एक आदमी जब दुनिया में लॉकडाउन लगा था, हम और आप जब बेरोजगार थे, घरों में बैठे थे, तो कोई 1600 करोड़ रुपए रोज कमा रहा था। लेकिन देर है अंधेर नहीं, बुलबुला कब तक टिकेगा, कागज के नाव कब तक पानी में तैरेंगे, ताश के पत्तों पर खड़ा महल कब तक टिकेगा। एक फूंक लगी और वो सब खत्म हो गया। हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ने लगभग 4 लाख करोड़ रुपए गंवाया है 2 दिनों में। अब खबर ये आ रही है, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि गलियारों में चर्चा है कि हजारों करोड़ रुपए हवाला के जरिए दुनिया भर में भेजा गया है ताकि जब सोमवार को बाजार खुले तो अडानी के शेयर खरीदे जा सके। सोचिए, वो एफपीओ लाने वाले हैं। कहा जा रहा है कि उनकी एफपीओ की कीमत लगभग 3000 से ऊपर होगी। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अडानी जितना बैंक का लोन ले चुके हैं, लगभग 3 लाख करोड़ रुपए उन्होंने लोन ले रखा है, जिसमें सबसे ज्यादा पैसा एलआईसी और एसबीआई का है। और सवाल है कि वो ब्याज नहीं भर पा रहे हैं, उनका बिजनेस नहीं चल रहा है, पैसे पेड़ पर तो उगते नहीं हैं। अब उन्होंने इतना लोन ले रखा है, दुनिया के तीसरे अमीर आदमी हो गए थे। और सोचिए, मैं उनके कुछ जानकारी दूंगा और एक एक ट्वीट पढ़ के बताऊंगा कि क्यों कीर्ति आजाद, उन्होंने तो यहां तक कहा है कि इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए। अगर सरकार ने लोन नहीं दिया इनको रिकवरी के लिए तो ये भी मेहुल चोकसी और विजय माल्या की तरह देश छोड़कर भाग जाएंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। सन 2016 में अडानी परिवार की कुल संपत्ति 3.5 अरब डॉलर थी, जो 2020 में 8.9 अरब डॉलर हो गई। लेकिन कमाल की बात है कि उसके बाद 2021 में सीधे 50.5 अरब डॉलर पहुंच गई और 2022 में जबरदस्त उछाल के साथ उनकी संपत्ति 122 अरब डॉलर गई, जो वाकई चौंकाने वाली है। ये सब हुआ है मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं, और इसी को लेकर जांच हुई और तब बुलबुला फूट गया है। संजय सिंह कहते हैं, चर्चा जोरों पर है कि अडानी ने हजारों करोड़ रुपए हवाला के जरिए बाहर भेजे हैं। सोमवार तक अडानी के खूब शेयर खरीदे जाएंगे और सोमवार को अडानी के शेयर के दाम बढ़ जाएंगे। कहां छिपी है ईडी, आईटी, सीबीआई से भी। सोचिए, भारत के तमाम अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन दिए जा रहे हैं। अडानी ग्रुप विज्ञापन दे रहा है ताकि लोगों का भरोसा जम सके। सोचिए, लेकिन हिडनबर्ग रिसर्च, नाथन एंडरसन की जो रिपोर्ट है, अब तक उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उनकी एक भी जांच असफल नहीं हुई है। और 35 कंपनियां, अब तक 35 कंपनियों के पीछे जब एंडरसन पड़े हैं, उनको जैसे ही गड़बड़ी की बू लग जाती है वो उसकी जांच करते हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने लगभग 7 देशों का दौरा किया है। 190 पेज की उनकी पूरी रिपोर्ट है। उन्होंने खुद कंपनी में पैसे भी लगाए हैं, शेयर खरीदे हैं। और ये सब कैसे हुआ? सोचिए, एसबीआई और एलआईसी को शेयर इन्होंने गिरवी रखा और जो शेयर लगभग 500, 600, 1000 का था, उसके 3200, 3-3000 रुपए उस शेयर की वैल्यू की गई है। अखबार अडानी के डूबते जहाज के बारे में कुछ न लिखे, इसके लिए देश भर के अखबारों को फुल पेज विज्ञापन दिया गया है। न खाऊंगा न खाने दूंगा, देश को कौड़ियों के भाव बेच दूंगा। ये देखिए, नवभारत टाइम्स। अडानी के सारे कारोबार की फोटो छप रही है। और सोचिए, ये बचने का तरीका, अगर आपने गलत नहीं किया है साहब, तो एक रिपोर्ट से क्या फर्क पड़ेगा? आप बैठिए, चौड़ा होकर कीजिए व्यापार। अगर आपके बुलबुला नहीं है, अगर आपने फ्रॉड नहीं किया है, आपने अगर गलत तरीके से अपने शेयर की मार्केट वैल्यू नहीं बढ़ाई है, तो चौड़ा होकर काम कीजिए ना। किसी रिपोर्ट से क्या फर्क पड़ता है? और जो दुनिया भर के लोग पैसे निकाल रहे हैं, क्या वो बेवकूफ हैं जो शेयर मार्केट में है? सोचिए हुआ क्या है। पहले तो इनको दोनों हाथ से रेबड़ियां बांटी गई हैं। सरकारी कंपनियों ने कस के लोन दिया है, एसबीआई हो, एलआईसी हो, तमाम बैंक हो। किसके इशारे पर हुआ है आपको पता है? मान लीजिए मेरे पास, मैं कोई बिजनेस करता हूं और मैं 10 रुपए कमाता हूं महीना में, और मैंने 50 रुपए का लोन ले लिया। मुझे हर महीने 50 रुपए ब्याज देना है और मेरी आमदनी 10 रुपए है। मान लीजिए लोन लेके मैंने अपनी आमदनी 25 रुपए, 30 रुपए पहुंचा लिया।
फिर भी 15 रुपए में ब्याज कहां से दूंगा, बैंक तो ब्याज से चलता है ना। लेकिन सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, इनको डर ही नहीं, इनको पता है एनपीए में चला जाऊंगा, नॉन प्रॉफिट एसेट्स में चला जाऊंगा, सरकार हमारी है, प्रधानमंत्री के जिगरी दोस्त हैं, बैंक इनका दरवाजा तो कुर्क करेगी नहीं, घर कुर्क करेगी नहीं, और इनका बाद में सेटलमेंट कर दिया जाएगा, और अगर तुक्का लग गया तो लग गया। तो ये चल रहा है। ये जो एफपीओ ला रहे हैं वो इसलिए ला रहे हैं क्योंकि ये ब्याज नहीं भर रहे थे, बैंकों का ब्याज नहीं लौटा पा रहे थे, और ये फिर से चाह रहे हैं कि हम कुछ शेयर बेच लें 3200-3500। उस पर भी बताऊंगा कि वो सारा मसला क्या है। हिडेनबर्ग की रिपोर्ट पर बोले केटीआर, ये तेलंगाना के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मुझे यकीन है कि मीडिया इस पर चर्चा नहीं करेगा, लेकिन सीबीआई, ईडी और सेबी को अडानी के फ्रॉड की जांच में दम है। हिडेनबर्ग रिपोर्ट पर बोले केटीआर, मुझे यकीन है। इस तरह से गड़बड़िया। एशिया का सबसे अमीर आदमी अमेरिका की एक मामूली फॉर्म हिडेनबर्ग रिसर्च को नहीं खरीद पाया, फिल्म मेकर अविनाश दास ने कहा है। और ये देखिए, हिडेनबर्ग रिसर्च वाले बड़े सेठ को अमेरिका क्यों बुला रहे हैं, दम है तो भारत आकर लड़े न। सोचिए, लोग सवाल पूछ रहे हैं सरकार से भी कि अगर वो बंदा नॉर्थन एंडरसन और हिडेनबर्ग रिसर्च के कंपनी भारतीय होती, कोई भारतीय पत्रकार होता तो उसको बर्बाद कर दिया जाता, घर में पुलिस हो गई होती, वो जेल में होता। और ऐसा हुआ है परंजय गुहा ठाकुर और एक दो और द वायर के रिपोर्टर के साथ इस तरह से हुआ है। एक तो यूट्यूब चैनल के पत्रकार ने, देव लोकतंत्र टीवी चलाते थे, उनका चैनल बंद कर दिया गया। देव के गुजरात पुलिस तक पेश हुई क्योंकि उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान एक जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनके साथ जाकर अडानी के एक गोदाम को दिखा दिया था, बस इसके लिए। और हमारी एजेंसी अमेरिका से कहीं मजबूत और सक्षम है, बिल्कुल निष्पक्ष और निडर, पारदर्शी जांच नहीं हो पाएगी। तो सोचिए, लोग तंज कर रहे हैं। ये प्रशांत कनौजिया ने पूरा उनका, देखिए, अडानी एनर्जी ग्रुप, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट्स, अंबुजा सीमेंट्स, अडानी इंटरप्राइजेज, एसीसी, इंडस टावर, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन तमाम लोगों के शेयर गिरे हैं। और अकेले सोचिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से अडानी को 1.5 लाख करोड़ की संपत्ति कम हुई, निवेशकों का 2.5 लाख। सोचिए, मतलब 3.5-4 लाख रुपए जो करोड़ जो संपत्ति गई है, उसमें सबसे ज़्यादा निवेशकों का डूबा है। हिम्मत है कि रिपोर्ट को चुनौती दें। अडानी ने बैंक कर्ज एवं आईपीओ के पैसे से अंपायर खड़ा किया। मोदी जी धमकाने यूएस तो पहुंचेंगे नहीं, लिहाजा निवेशक जल्द शेयर बेचकर भागेंगे। और राहुल गांधी ने बहुत पहले कहा था, अडानी ग्रुप को उस समय सिर्फ 1000 करोड़ के बेनिफिट दिए गए थे। नेत्रा डिसूजा ने, अडानी ग्रुप ने कॉर्पोरेट दुनिया के सबसे बड़े फ्रॉड को अंजाम दिया। हिडेनबर्ग रिपोर्ट पर मोदी सरकार से लेकर गोदी मीडिया खामोश है, ईडी सीबीआई सब चुप है। 2014 में ही राहुल गांधी जी ने मोदी और अडानी के खेल को जनता के सामने रख दिया था। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, हम वीडियो नहीं दिखा सकते हैं। और सोचिए, एलआईसी को सबसे ज़्यादा नुकसान होता दिख रहा है, लगभग 4800 करोड़ का। और एनडीटीवी पर भी इसका असर पड़ा है। अडानी के चक्कर में एनडीटीवी भी गया काम से, उसकी भी बर्बादी बहुत स्पीड से होने वाली है। लगातार स्पीड से उनके स्टाफ छोड़ रहे हैं। अडानी एडेड 1600 करोड़ एवरी डे ओवर लास्ट ईयर। पिछले 1 साल से अडानी 1600 करोड़ रुपए रोज कमा रहे थे। इन लास्ट 5 ईयर्स हिज वेल्थ इंक्रीज 144%। और उसके बाद एलआईसी, एसबीआई ने सबसे ज़्यादा इनको लोन दिया है, लेकिन 2 दिनों में ही इनके 3 लाख करोड़ का जो है वो नुकसान हुआ है, जिसमें एलआईसी और एसबीआई सबसे ज़्यादा निशाने पर है। 18,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और अडानी ग्रुप पर 2,22,000 करोड़ रुपए का भारत सरकार का कर्जा है, सिर्फ भारत सरकार का। 2,21,611 करोड़ की लायबिलिटी जिसे ग्रुप पर हो, उसको कौन बचा सकता है। और सोचिए, मोदी जी, अडानी जी और उसके परिवार का पासपोर्ट तुरंत जब्त करो, वरना ये भी भाग जाएंगे। एक 3D बताऊंगा, अगर कर्जा माफ नहीं हुआ तो अडानी देश छोड़कर भाग जाएंगे। कीर्ति आजाद और संजय सिंह ने तो यहाँ कहा है कि उनके अडानी को जब्त कर लिया जाए। अब मैं आपको एक थ्रीड पढ़कर दिखाता हूं, आवाम के पैसों के साथ कैसे अडानी का घर भरा जा रहा है। 3276 रुपए के भाव से भारत की कौन सी कंपनी ने अडानी इंटरप्राइजेज के कितने शेयर खरीदे, जबकि बाजार में भाव 2768 रुपए था। 3.5 लाख शेयर एसबीआई, 9.5 लाख शेयर एलआईसी, 3.8 लाख शेयर एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, पूरा पैसा लगा दिया गया है। 61,000 शेयर एचडीएफसी, 15,000 शेयर एचडीएफसी लाइफ। एसबीआई, एलआईसी और एचडीएफसी के सीईओ को मेरा एक छोटा सा सवाल है, जब अडानी इंटरप्राइजेज के शेयर बाजार में 2668 रुपए मिल रहे हैं, तो 3276 रुपए में शेयर क्यों खरीदे जा रहे हैं। ये 508 रुपए ज्यादा किसे मिल रहे हैं, वो भी तब जब अडानी ग्रुप पर दुनिया के सबसे बड़े घोटाले का इल्जाम लगा। अभी भी सोचिए, ये आभा शुक्ला फैंस ने एक खुलासा किया है कि अभी भी अडानी के शेयर खरीदे जा रहे हैं 500 रुपए से ज्यादा।
वो भी तब जब अडानी ग्रुप पर दुनिया का सबसे बड़ा घोटाले का इल्जाम लग चुका है। इनके शेयर लगातार गिरते जा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दिनों में शेयर 1000 रुपए में भी बिकने लगे। एक और मजे की बात, सारे सरकारी बैंक बयान देकर बोल रहे हैं कि अडानी का कर्ज महफूज है। कौन बुलवा रहा है? सब कुछ ठीक है, अडानी का कर्ज अगर महफूज है तो दाऊद इब्राहिम का कर्ज देना में भी क्या बुरा है? अडानी को दाऊद ने नहीं बोला है। राहुल गांधी ने डॉक्टर रघुराम राजन के साथ इंटरव्यू में इसे जेहन की लूट कहा था। खुलेआम आपकी दौलत को अडानी के कोठे का नजराना बना दिया गया है। तो ये तो साफ है कि कम कीमत वाले शेयरों को ज्यादा पैसे में, और इसीलिए कुंवर दानिश अली ने पूछा है, नाम मुगल गार्डन रहने दो या अमृत उद्यान रखो, हमें ये बताओ कि अडानी की जेब में डाला गया जनता का 4 लाख रुपए करोड़ कहां से आएगा। और 2 दिनों में अडानी भाव ने सरकारी संस्थाओं और निवेशकों के 4 लाख करोड़ धुआं कर दिए, और फिर भी एफपीओ के जरिए 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की जुगत में है, वो भी 3276 के शेयर के भाव पर, जबकि एईएल का बाजार भाव 2762 रुपए है। माने मालिक की कृपा बरसती रहनी चाहिए। सोचिए, जो एफपीए है इनका पहली बात धुआं नहीं हुआ, क्योंकि जिनके पैसे भी लगते हैं मार्केट को उनको पता होता है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है, उनका जो एफपीए है उस पर सबसे बड़ा सवाल हो रहा है। तो सोचिए किस तरह से अडानी को सरकारी लोन दिया जा रहा है। जैसे आप, हो सकता है अडानी बच भी जाए। मान लीजिए मैंने आपको बगैर आपके हाथ पैर के, अमूमन बैंक पता है क्या करती है, जब आप बैंक से लोन लेते हैं, चाहे होम लोन लीजिए, तो भी बैंक आपकी सैलरी देखती है, और वो भी कम से कम 3 साल की सैलरी। आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखती है, 3 साल की सैलरी देखती है, 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न देखती है कि अगर आपको 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही है तो हम आपको कितना लोन दे सकते हैं, आपकी लायबिलिटी क्या है। होम लोन लेते हैं तो, अगर आप बिजनेस लोन लेते हैं तो बैंक आपकी कंपनी का टर्नओवर, पिछले साल का बेनिफिट्स, ये तमाम नफ़ा नुकसान, हम लोग एक छोटी सी मामूली कंपनी चला रहे हैं, उसके बाद ये सब जानते हैं। बैंक आपको 1 रुपए का लोन नहीं दे सकती है बगैर नफ़ा नुकसान तौले हुए। अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं ना, तो भी बैंक आपका आमदनी देखती है और पिछले 3-4 साल का रिकॉर्ड देखती है। अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो भी बैंक आपका सैलरी स्टेटमेंट लेती है, आपका पूरा अकाउंट बैलेंस देखती है कि आपको कितना पैसा आ रहा है, किस कंपनी से आ रहा है। यहाँ तक कि नहीं, आपने किस कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, आप उस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, क्या कल वो कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप 3 लाख, आप अपनी सैलरी 10 लाख का महीना कर लीजिए और 3 साल का आईटीआर भर दीजिए और बैंक को कहिए कि हमको 10 करोड़ का लोन दे दो, तो भी नहीं देगा। वो आपको सैलरी कहाँ से मिल रही है, वो कंपनी कैसी है, उसका क्या कारोबार है, वो टिकाऊ है कि नहीं, तब जाके आपको एक ईएमआई, एक होम लोन, ये बिजनेस लोन या क्रेडिट कार्ड मिलता है। लेकिन सोचिए इन लोगों के रसूख, मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस देश में जो अमीर हो रहे हैं ना लोग, वो सिर्फ मेहनत से नहीं, सरकारी कनेक्शन से। और इसीलिए इस देश के 90% लोग, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, राजपूत, कायस्थ और एससी, एसटी, ओबीसी के लोग, माइनॉरिटी, खेल से बाहर हैं, उनको बैंक जाने नहीं दिया जाता है। इस देश में सिर्फ बनिया समाज के लोग और जो सरकार के बहुत करीबी लोग हैं, वही बैंक से लोन लेकर वारे न्यारे करे, और इसी वजह से बैंक डूब रहा है। और जबकि बैंक में पैसा किसका है, बैंक में पैसा कोई पेड़ नहीं लगा है, हमारी आपकी जो छोटी छोटी सेविंग्स है। बैंक हमें लोन नहीं देता है, लेकिन बैंक हमें खाता खोलने देता है, छोटे छोटे अमाउंट जमा करने देता है। इस देश के 150 करोड़ 145 करोड़ लोगों का पैसा बैंक में है, एलआईसी में, उससे देश चलता है। ये 2-4 धन्ना सेठों से देश नहीं चलता है। देश चलता है हमारे और आपके जो सेविंग्स हैं, जो हम अपने बच्चों के लिए, जो हम अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, जो बेटी की शादी के लिए, जो थोड़ा बहुत सेविंग्स रखते हैं, घर बनाने के लिए, फ्यूचर के लिए, पेंशन के लिए, रिटायरमेंट के बाद, जो हम आप पेट काट कर रोज, आज गोलगप्पा नहीं खाएंगे, आज सब्जी नहीं कम कर दिए, आज मतलब जो पेट काट कर जो आप जो बचत करते हैं ना बैंक में, जो रखते हैं, उसी से ये महाराज लोग मजा मार रहे हैं और कह रहे हैं कि ये इनके टैक्स से देश चल रहा है। ऑक्सफोम की रिपोर्ट है, सबसे ज्यादा टैक्स जीएसटी गरीब लोग दे रहे हैं। और ये जो धन्ना सेठ हैं, भारत के धन्ना सेठ, इनको सबसे ज्यादा टैक्स रिबेट मिलता है। कौड़ियों के भाव 1 रुपए के हिसाब से इनको जमीन मिलता है लीज पर 100-100 साल के लिए। पूरा कच्छ की जमीन, मुद्रा पोर्ट और पूरा कच्छ की जमीन अडानी को 1 रुपए में मोदी जी ने गिफ्ट कर दिया था। अस्पताल बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, कंपनी खोलने के लिए, बड़े बड़े इकोनॉमिक स्पेशल जोन, सेज जिसको बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए कौड़ियों के भाव जमीन दी जाती है। बैंक लोन देती है और तब ये गुलछर्रे उड़ाते हैं और ऊपर से धौंस जमाएंगे कि हम बिजनेसमैन हैं। अरे इस देश के हर आदमी को सोचिए, मैं एक आदमी की कहानी सुना रहा हूँ, यूनुस खान। बांग्लादेश की आज पर कैपिटा इनकम अच्छी हो रही है। यूनुस खान इकोनॉमिस्ट थे,
उनको नोबेल प्राइज मिला है। उन्होंने ग्रामीण बैंक शुरू किया, यूनुस खान ने। उसको अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो इकोनॉमिक्स में 2 होता है, एक माइक्रो फाइनेंस और एक मैक्रो फाइनेंस। मैक्रो फाइनेंस ये हुआ जो अडानी को दिया जा रहा है, 10 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 60,000 करोड़, ये जो बड़े बड़े लोन है, ये माइक्रो फाइनेंस है। एक होता है माइक्रो फाइनेंस, जिसमें स्मॉल इंडस्ट्री को आप लोन देते हैं, जैसे बकरी पालने वाले को, गाय पालने वाले को, छोटे छोटे हथकरघा उद्योग को। यूनुस खान ने सबको लोन देना शुरू किया बिना किसी गारंटी के। 5 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 50,000। बकरी पालो, भेड़ पालो, छोटे छोटे हथकरघा उद्योग लगाओ, स्मॉल इंडस्ट्रीज। और नतीजा, ग्रामीण बैंक आज बांग्लादेश की सबसे बड़ी बैंक है। यूनुस खान ने जिस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी और जिस समय स्पीकर थी मीरा कुमार, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, यूनुस खान ने आके लोकसभा सेंट्रल हॉल में भारत को संबोधित भी किया था। नोबेल मिला है उनको फाइनेंसिंग के लिए। और उन्होंने बांग्लादेश के हर आदमी को बिना किसी गारंटी के छोटे छोटे लोन दिए, और गरीब कभी कर्जा पचाता नहीं है। सेठ साहूकार के कर्ज में के दलदल में वो धंस जाता है, उसके बाद भी कर्ज लौटाता है, और बैंक का कर्जा कभी किसी गरीब ने नहीं रखा है, न रख पाएगा। वो उसके दरवाजे उखाड़ लेंगे। और तब जाकर बांग्लादेश आज सबसे बढ़िया माइक्रो फाइनेंस का देश बन गया। और ये जो आपके देश में 90% लोगों को बैंक के गेट के दरवाजे तक नहीं आने दिया जाता है। यहाँ भी किसी यूनुस खान की जरूरत है जो छोटे लोगों को बिना किसी गारंटी के लोन दे, क्योंकि मैं जानता हूं इस देश के जो मेहनतकश लोग हैं, जो किसान लोग हैं, वो किसी का भी लोन नहीं रखेंगे। आप पढ़िएगा जरूर यूनुस खान के बारे में। तो माइक्रो फाइनेंस मैनेजमेंट। और यहाँ तो क्या होता है, वो सहारा का भी अभी खबर आ रही कि लगभग लाखों 30,000 करोड़ रुपए रख लिए गए हैं सेबी के द्वारा। तो माइक्रो फाइनेंस को यहाँ बर्बाद किया जा रहा है। एक तो लोगों का नेचर अच्छा नहीं है। माइक्रो फाइनेंस वही अच्छा चला सकता है जो उस परिवार से, उस समाज से आता है। बकरी पालना, मुर्गा पालना, छोटे छोटे फार्म बनाना, हथकरघा उद्योग, उनको लोन दीजिए, वो रोज के हिसाब से आपका लोन लौटा देंगे। तो माइक्रो फाइनेंस और मैक्रो फाइनेंस से जो अमीर धन्ना सेठ लोग हैं, 10 लाख करोड़ का कर्जा माफ हो चुका है अब तक, 10 लाख करोड़। तो सोचिएगा ये देश कैसे चल रहा है। और ये मनमोहन सिंह के दौर में भी हुआ है और प्रधानमंत्री के दौर में तो दोनों हाथ से हुआ, और इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। कभी पढ़िएगा अमर्त्य सेन को, तब आपको पता चलेगा कि गरीब लोग कितना ज़्यादा इस देश को बनाने में योगदान करते हैं। आप एक माचिस भी खरीदते हैं ना, तो सरकार को टैक्स देते हैं। भारत इसीलिए बर्बाद नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ गरीब लोग जो है वो खेती भी करते हैं और बैंक में अपनी बचत भी रखते हैं। इसलिए भारत के लोग कभी भूखे नहीं मरेंगे। इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था कभी डूबेगी नहीं, चाहे कितने माल्या, चौकसी, अडानी जैसे ब्लफ मास्टर बेईमान लोग भाग जाए देश छोड़ के। क्योंकि भारत के 90-95% जो लोग हैं, 97% जो लोग हैं, वो ईमानदार लोग हैं। वो बैंकों पर से ज़्यादा अपनी बचत पर भरोसा करते हैं। वो बैंक से लेते नहीं है, बैंक को देते हैं, सेविंग अकाउंट्स खोलते हैं। अभी तो ये तमाम बेईमान बैंकों ने तरह तरह से पैसे काटने शुरू किए हैं। ये देश इसलिए बचा हुआ है क्योंकि यहाँ के किसान ईमानदारी से आपको अनाज उपजा के देते हैं, भले वो घाटे में रहे फिर भी आपको खाने के लिए देते हैं। इस देश के गरीब लोग छोटे छोटे अकाउंट्स में पैसे जमा करते हैं, वो लोन लेते नहीं है, बैंक में पैसा रखते हैं। और ये मुट्ठी भर जो धन्ना सेठ बेईमान लोग हैं, ये पैसा लेके भाग रहे हैं। और ऊपर से ये टीवी, अखबार ये सब बातें आपको नहीं बताएगा, वो जानबूझकर कहता है कि ये देश का विकास कर रहे हैं। भारत का विकास ये चंद मुट्ठी भर धन्ना सेठ नहीं कर रहे हैं। इस देश के 97% वो लोग जो छोटा इंडस्ट्री चलाते हैं, नौकरी करते हैं, खेती करते हैं, किसानी करते हैं, ठेला चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, दूध बेचते हैं। इस देश के सेना के जवान जिनको सैलरी मिलती है, वो छोटे छोटे रकम अपने बैंकों में रखते हैं। इससे ये देश मजबूत है। समझने की कोशिश कीजिए। और इसलिए मैं कह रहा हूं, इस तरह के लुटेरों से सावधान रहिए। अडानी को जानबूझकर, एक्चुअली बंच ऑफ थॉट्स जो किताब है ना, वो कहता है कि किसी देश को गुलाम बनाना है तो 5% लोगों के पास सारी संपत्ति दे दो। इसी पर काम हो रहा था। भारत तभी मजबूत बनेगा जब यहाँ के हर नागरिक को बैंक से लोन मिलना शुरू होगा और माइक्रो फाइनेंस पर काम होगा। ये मैक्रो फाइनेंस वाले लोग लूट के अब तक भाग चुके हैं और अब भाग रहे हैं। कभी सोचिएगा जरूर, इस मुल्क को बनाने वाले इस देश के गरीब लोग हैं, जो सड़कें बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, छोटे छोटे फाइनेंस में बचत करते हैं।
ये धन्ना सेठ लोग गुलछर्रे उड़ाते हैं और सरकार उनके आगे पीछे डोलती है और गरीब लोगों पर टैक्स बढ़ा रही है। अब तो सब कुछ, अब तो लोग बैंक जाना छोड़ देंगे। जमा करो तो टैक्स, निकालो तो टैक्स, पैसा अकाउंट में कम हो गया तो टैक्स। लोगों को, आम लोगों को बैंक से दूर किया जा रहा है। पता नहीं कौन लोग फाइनेंस मिनिस्टर बन के बैठे हैं, कभी सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।